नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये एक तरह का मानसिक विकार है। ये बीमारी व्यक्ति के सोचने, काम करने, अपनी बात को समझाने, रियलिटी को समझने और लोगों से तालमेल बनाने के तरीके को प्रभावित करती है। इससे पीड़ित व्यक्ति भ्रम और वहम में रहते हैं। उन लोगों को ऐसी चीज़ें देखने या फिर सुनने का अनुभव होता है जो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और उन्हें इन चीज़ों पर विश्वास भी होने लगता है जो उस समय वहाँ नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट साइकेट्री BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर मनीष जैन। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं जानना चाहूँगा स्किज़ोफ्रेनिया नाम की ये बीमारी क्या है और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है ये इसके जो होने के कारण है मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। जनरली कुछ कारण हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ कारण हैं जो जीन से रिलेटेड है। जैसे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें हो सकते हैं, और कुछ अननोन रीजंस हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होगा या नहीं होगा। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी की बात करें, इसके लक्षण जैसा आपने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो रियल नहीं है, पेशेंट को रियल लगने लगती है, तो इसको हम हैलुसिनेशन बोलते हैं। तो कुछ ऐसी आवाज़ें आना, ऐसी स्मेल आना, ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो रियलिटी में नहीं है, पर वो जो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त होगा उसको लगेगा ये रियल है। और इसमें ऐसे फॉल्स परसेप्शंस भी बन जाती है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरी बातें कर रहा है, मेरे को फॉलो किया जा रहा है, जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं। इसके साथ-साथ कुछ और लक्षण जो होते हैं वो है कि अपना जो करियर है उसका ओरिएंटेशन पेशेंट का कम हो जाएगा। जो फैमिली लाइफ या इंटरपर्सनल लाइफ है उसमें दिक्कत आने लगेगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एक जगह ध्यान नहीं लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा, नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये कितनी तरह के होते हैं और इसमें कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? और स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे हम बोलते हैं एक पैरानॉइड सब टाइप है, एक कैटाटोनिक सब टाइप है, एक सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है। तो इसमें एक पैरानॉइड सब टाइप है जिसमें पैरानोइया या शक वाली भावना सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। okay. ये जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, इसका आउटकम हम बोलते हैं सबसे अच्छा आता है बाकी बीमारियों से, और इसकी जो एज ऑफ ऑनसेट है वो जनरली लेट टीन या अर्ली 20s में होती है। एक और कैटेगरी है जिसको हेमिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, एक और कैटेगरी है जिसको कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, एक और कैटेगरी है जिसमें जो हेमिफ्रेनिक है उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है। जनरली अर्ली एज ऑफ ऑनसेट होगा, सिम्टम ज़्यादा सिवियर होंगे। डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर करना, चीज़ों को ठीक से बोल ना पाना, समझ ना पाना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ओके डॉक्टर मनीष, ये जो बीमारी है हमारे भारत में कितनी कॉमन है और आखिर क्यों ये बीमारी भारत में बढ़ती जा रही है? देखिए, ये जो बीमारी है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, इसका जो प्रेवलेंस है लगभग अडल्ट पॉपुलेशन में 0.4 to 0.5% प्रेवलेंस होता है। और ये जो बीमारी है जनरली जैसे जो लाइफ में स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेंगे, जैसे कमर्शलाइजेशन हुआ, जैसे मतलब अर्बन लाइफ बढ़ी है, तो उसमें जो पिकअप रेट है वो ज्यादा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका अकरेंस बढ़ गया है। अकरेंस अगर हम देखें तो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्लीप डिस्टर्बेंस का और बाकी जो साइकियाट्रिक कंडीशन है उसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है। इसका प्रेवलेंस जनरली मोर और लेस काफी सालों से सेम चलता रहता है। ओके डॉक्टर, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी उम्र में लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं? अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो 20s वाली एज है, अर्ली 20s, वो एक कॉमन एज ऑफ रेफरेंस है। फीमेल्स में हम बोलते हैं बाई मॉडल पीक होती है, तो फीमेल्स में एक ये अर्ली 20s हो गया और एक ये 40s वाली जो एज है इसमें होता है। बाकी ये कई पेशेंट्स में 60 के बियॉन्ड भी होता है, 70 के बियॉन्ड भी होता है, पर जैसे मैंने बताया कॉमन एज 20s, मतलब जो हमारा प्रोडक्टिव लाइफ है, जो हमारा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसको ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। ओके डॉक्टर, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि ये 20 की एज में होता है और ये कॉमन एज में होता है, तो इससे पर्सनल ग्रोथ पे भी क्या असर पड़ सकता है और पड़ता है?
देखिए, जो ये बीमारी है इसमें इंसान अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है। उसको उस इमेजिनरी दुनिया में जो उसकी फीलिंग्स हैं और उसको इमोशंस हैं वो उसको रियल लगते हैं, और ओके। रियलिटी में जो करियर है, रिलेशनशिप्स हो गए, लाइफ हो गई, लाइफ के टारगेट्स हो गए, लाइफ के गोल हो गए, इकोनॉमिक गोल्स हो गए, उससे ध्यान उसका हटता जाएगा। तो क्योंकि वो एक काल्पनिक दुनिया में है जिसमें जो वो सोच रहा है, जो वो समझ रहा है, वो उसको रियल लग रहा है, तो इसका करियर पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो जनरली ऐसे जो लोग हैं जिनको ये बीमारी हुई है वो अपना करियर और लाइफ जो है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप जो फॉर्मेटिव ईयर्स जिसको बोलते हैं हम उसमें इफेक्ट करती है, तो उनका करियर लॉन्ग रन में इम्पैक्ट हो जाता है। ओके। डॉक्टर मनीष, एक मैं कॉमन सा सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि ज़्यादातर लोग ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास ना जाकर बाबाओं के पास जाते हैं। इंडिया में आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा। तो सही इलाज ना मिलने पर इनकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहला जो मैं ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसपे, वो जी। है कि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, जिसको हम बोलते हैं कि आज समझ लीजिए, आज मई में किसी को ये बीमारी स्टार्ट हुई, तो मई जून जुलाई में अगर उसका डॉक्टरी इलाज हो गया साइकेट्रिस्ट के थ्रू अच्छे से, तो उसका आउटकम बहुत अच्छा निकल सकता है। जितने महीने और साल बीतते जाएंगे जिसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा पेशेंट को, उतना उसका लॉन्ग टर्म में आउटकम जो है वो और खराब होता जाएगा। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ लगभग 30-40% ऐसे लोग होते हैं जो पूरे ठीक हो जाते हैं, अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना प्रोफेशन वो अच्छे से परस्यू कर पाएंगे अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो गया। ओके। जहां तक फेथ हीलर्स पे जाने का सवाल है, अभी एक ट्रेंड जो हम देखते हैं आजकल वो ये भी है कि फेथ हीलर्स के पास लोग जाते हैं, वो जो भी उनको फेथ के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करना होता है। उस पॉइंट के बियॉन्ड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोल देंगे फ्रैंकली पेशेंट को कि अब आप डॉक्टर को दिखाओ, हमने जो करना था वो कर लिया। ओके। तो डॉक्टर, क्या ये एक बड़ा कारण नहीं है हमारे इंडिया में इसके मतलब पेशेंट्स के बढ़ने का? साइकेट्रिक के पेशेंट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं ओवरऑल। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया का ऐसा अक्रेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, हेडेक, सोशल एंग्जाइटी, स्पेसिफिक एंग्जाइटी, ये सब डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में जो चाहिए वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ओके। तो सबसे पहले जो जनता है वो ये जाने कि भी ये बीमारी होती है, ये बीमारी ट्रीटेबल है, इसमें साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास जाने से इलाज हो सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर इलाज है जिससे रिस्पांस और रिकवरी पॉसिबल है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है इस बीमारी का, और इस बीमारी का ट्रीटमेंट परमानेंट होता है क्या? देखिए, ये जो बीमारी है क्योंकि क्रॉनिक बीमारी है तो कई पेशेंट्स में इसका जो ट्रीटमेंट है कई साल चल सकता है। ओके। ज्यादातर लोगों में 1 से 3 महीने में या 6 महीने में बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाता है, जिसके ओके। बाद जो दवाइयां हैं उनकी मात्रा कम की जा सकती है। तो इसकी जो मेडिसिन है वो बेसिकली टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में आती है, जो डेली बेसिस पे पेशेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बीमारी में इनसाइट का एक इशू होता है कि पेशेंट ये कहता है कि भाई उसको बीमारी नहीं है, तो कई बार फैमिली मेंबर्स का कोऑपरेशन इसमें ज्यादा चाहिए होता है सुपरवाइज करने के लिए ट्रीटमेंट को। और एक जो नया इसमें मोडालिटी आई है बहुत पुराने टाइम से, पर जो हम अभी ज्यादा यूज करते हैं अपने उसमें, वो है लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल। तो ओके। लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ऐसी मेडिसिन है जिसके थ्रू हम दवाई जो पूरे महीने की है वो एक बारी में या महीने में 2 बारी में दे सकते हैं, और जिसमें रोज की दवाई या रोज दिन में 2 बार की दवाई देना आवश्यक नहीं रहता। ओके। डॉक्टर मनीष, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी क्या होती है और इससे स्किज़ोफ्रेनिया के लोगों में कितना सुधार हो सकता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पहले जब जो एंटीसाइकोटिक्स है, जो इसकी मेन दवाएं हैं, वो जब उसमें बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो उस टाइम पे इसको एक मेन ट्रीटमेंट की तरह माना जाता था। आज की डेट में बहुत ही ज्यादा वायलेंट पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऐसा पेशेंट जिसने खाना पीना बंद कर दिया, या ऐसा पेशेंट जो बहुत ज्यादा सिवियर जिसके सुसाइडल आइडियाज हैं, उसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं। पर बाकी पेशेंट्स में ये एक मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट आज की डेट में नहीं है। ओके। डॉक्टर, इलाज के बाद व्यक्ति को किन बातों का ध्यान देना चाहिए और जिससे उन्हें बराबर तकलीफ ना हो? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो हम फेस करते हैं वो है रेगुलर ट्रीटमेंट एंड फॉलो एंड एडहेरेंस। तो इंडिया में एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम कोई भी दवाई लिखते हैं तो वो दवाई केमिस्ट या कई लोग समझ लेते हैं कि इससे हमें रिस्पांस आ गया, तो वही दवाई रिपीट करते रहते हैं और रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आते और रेगुलर डॉक्टरी विजिट के लिए नहीं आते।
तो दवाई रेगुलर लेना, रेगुलर डॉक्टर से मिलना, रेगुलर मॉनिटरिंग करना पेशेंट की, वो अगर पेशेंट इंश्योर करता है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स इंश्योर करते हैं, तो आउटकम ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके डॉक्टर, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं वो बाबाओं के पास ज़्यादातर जाते हैं, तो उसके वो कितना सही है डॉक्टर के पास ना जाकर बाबा के पास जाना? देखिए, जो हमें साइकियाट्री में ट्रेनिंग में बताया जाता है वो ये है कि हमें पेशेंट्स की जो ये धारणाएं हैं जी। इसको आउटराइट डिस्करेज नहीं करना, आउटराइट फॉल्सिफाई नहीं करना। और जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर क्या होता है कि कई लोग वहां चले जाते हैं और वही लोग बाद में गाइड कर देते हैं कि हमें जो करना था वो कर लिया, अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें। कई लोग अनलकीली अगर ये जो ट्रीटमेंट है इसी को मेन ट्रीटमेंट समझ लें या इसी के दायरे में फंस जाएं, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट और फॉलो अप बहुत जरूरी है, तो जिन पेशेंट्स में कुछ महीने या कुछ साल इस वजह से खराब हो गए कि वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय इन चीजों में फंस गए, तो उनमें फिर आउटकम जो है अच्छा नहीं आएगा। डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज हमने अपने एक्सपर्ट से स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जाना। इस बीमारी में व्यक्ति को ऐसी चीज़ें देखना या सुनने का अनुभव होता है जो वहाँ नहीं है, और इसका परिणाम ये होता है कि लोग बाबाओं पर जाने लगते हैं और अंधविश्वास में फंस जाते हैं। लेकिन ये एक तरह का मानसिक रोग है। तो यदि किसी को डॉक्टर द्वारा बताए गए लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.